दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मेक इन इंडिया अपने डिजायर्ड लक्ष्य को हासिल कर पाया या नहीं, जॉब फ्रंट पे कुछ खास कमाल कर पाया या नहीं, क्या अंबानी और अडानी इस प्रोग्राम के लिए घातक सिद्ध हुए या देश को आगे ले जाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। क्या ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट मोदी के फ्रेंड कहलाने वाले ने मोदी को धोखा दे दिया है। सबसे पहले हम ये जाने कि मेक इन इंडिया है क्या। तो मेक इन इंडिया पहल में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, रक्षा विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इन क्षेत्रों को विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए चुना गया था, जिससे भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। कोविड के बाद जबकि दुनिया ने ये रियलाइज किया था कि विश्व के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और चाइना प्लस वन पॉलिसी को तरजीह दी जा रही थी, उस समय में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आया और मोदी सरकार ने इसे इनकैश करने की कोशिश की। चाइना से हम आर्थिक मसले में काफी पिछड़ चुके हैं। चाइना में जब इस उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाई जा रही थी, उस समय में भारत की भूतपूर्व सरकारें सो रही थी। भारत का एक एम्बिशियस $23 बिलियन का PLI स्कीम मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सफल हुए या नहीं, यह गौर करने की बात है। क्या भारत ने चाइना प्लस के अवसर का लाभ उठाया? क्या मोदी चीन को मात देने में सफल रहा? मोदी सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए $23 बिलियन के कार्यक्रम को शुरू की थी। आज से लगभग 4 साल पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसे अब समाप्त करने का फैसला लेकर इस मुहिम के सक्सेस होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या यह फैसला ट्रंप के जो नए लेटेस्ट टैरिफ वॉर चल रहे हैं उसके वजह से उठाना पड़ा है? सरकार ने क्लियर कर रखा है कि इस योजना को 14 पायलट क्षेत्रों से आगे विस्तारित नहीं किया जाएगा। भागीदार फर्मों के अनुरोध के बावजूद उत्पादन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इस योजना पर आखिर कितनी कंपनियों ने हस्ताक्षर किए थे? एप्पल, आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन और भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्री सहित लगभग 750 कंपनियों ने उत्पादन लिंक्ड पहल योजना पर हस्ताक्षर किए। आखिर मोदी का लक्ष्य क्या था? 2025 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का हिस्सा 25% तक बढ़ाना मोदी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इस योजना के द्वारा था। आखिर निर्माता को क्या मिठास दिया जाएगा, जिसको आप स्वीटनर कहते हैं? कंपनियों को वादा किया गया था कि यदि वे व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्य और समय सीमा पूरी कर लेंगे तो उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से कि यह योजना लगभग एक तरह से विफल रही है? इसमें 2 मुख्य कारण हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाली कई कंपनियां उत्पादन शुरू करने में विफल रहीं। ये प्रथम कारण था। जबकि दूसरा कारण, जिन कंपनियों ने विनिर्माण लक्ष्य पूरा भी किया, उन्होंने पाया कि भारत सब्सिडी देने में काफी धीमा है। इससे यह कंपनियां हतोत्साहित हुईं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संकलित विश्लेषण के अनुसार अक्टूबर 2024 तक प्रतिभागी फर्मों ने कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग $151.93 बिलियन मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया था। यह सुनकर के आप सोच सकते हैं कि यह प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो निर्धारित लक्ष्य दिल्ली के द्वारा तय किया गया था उसका यह मात्र 37% ही है, यानी यह योजना लक्ष्य से काफी पिछड़ गई है। आखिर कितनी प्रोत्साहन राशि जारी की है? भारत ने मात्र $1.73 बिलियन की प्रोत्साहन राशि इन कंपनियों को दी है। आवंटित धनराशि का 8% से भी कम है, जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। योजना के चालू होने के बाद विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा या घटा,
योजना के लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का हिस्सा 15.4% से घटकर 14.3% हो गया है। 30% का जो लक्ष्य रखा गया था और जिस स्पीड से ये बढ़ रहा था उसकी तुलना में घट ही गया है। मोदी के लिए सदमे से कम नहीं है। कार्यक्रम की समाप्ति का अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ हैं। पहला यह नहीं है कि दिल्ली ने अपनी विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को त्याग दिया है। हो सकता है कि वैकल्पिक योजना बनाई जा रही हो और वैकल्पिक उपायों पर सरकार सोच रही हो। किन किन क्षेत्रों को सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाने वाली थी उसको लाभ मिला है, यानी कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसको कि पैसे दिए गए हैं। अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वितरित किए गए लगभग $620 मिलियन के प्रोत्साहन राशि का जो लॉयंस शेयर है यानी 94% सिर्फ दो इंडस्ट्री को गई हैं। उसमें पहला है फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा है मोबाइल फोन। जिन खाद्य क्षेत्र की कंपनियों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया था उन्हें निवेश सीमा का अनुपालन न करने और कंपनियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल न करने जैसे कारकों के कारण सब्सिडी जारी नहीं की गई। हालांकि इस सेक्टर ने काफी अच्छा प्रोग्रेस भारत में दिखाया है। इस योजना को प्रभावकारी बनाने में सबसे बड़ी बाधक क्या रही हैं? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला अत्यधिक लाल फीताशाही और दूसरी अत्यधिक सतर्कता नौकरशाही के द्वारा। आखिर जिन क्षेत्रों ने इस क्षेत्र में निवेश इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए निवेश कर दिया है, क्या उसके लिए सरकार नहीं सोचेगी? तो जो मोदी सरकार है उसने इस चीज को क्लियर किया है कि भारत संयंत्रों की स्थापना के लिए किए गए निवेश की आंशिक प्रतिपूर्ति करके कुछ क्षेत्रों को समर्थन देने पर विचार कर रही हैं, जिससे कंपनियों को उत्पादन और बिक्री के लिए इंतजार करने की बजाय लागत तेजी से वसूलने में मदद मिलेगी। प्रोत्साहन कार्यक्रम क्या था? यदि इस तरह की बड़ी योजनाएं विफल हो जाती हैं तो क्या आपको कोई ऐसी उम्मीदें हैं कि कुछ भी सफल इस देश में कभी हो सकता है? संभवतः हमारे विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का यह आखिरी मौका था, क्योंकि इस समय में चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी लागू थी, जिसके वजह से यह एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में भारत के सामने आया था और जिसको मोदी को लैच ऑन करना था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस योजना को सफल बनाने के बजाय इसको अधर में लटका कर रखा। विनिर्माण में रुकावट तब सबसे ज्यादा आई है जब भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने दिल्ली को संरक्षणवादी नीतियों के लिए आलोचना की है और रेसिप्रोकल टैरिफ का धमकी दे डाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट में ड्रास्टिकली गिरावट आए। उस स्थिति में मोदी मैन्युफैक्चर करके इस प्रोडक्ट का करेगा क्या? इन कंपनियों को पीएलआई स्कीम में पैसे दे करके अगर एक्सपोर्ट जनरेशन नहीं होता है और भारत को लाभ नहीं होता है तो मोदी सरकार शायद इस सोच के साथ चल रही होगी कि इन पैसों को जो इन्हें इंसेंटिव इन कंपनियों को देने में जाएगा उसको बचा लेना देश हित में होगा। भारत जैसे देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी, जिनका अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, इसका मतलब है कि निर्यात क्षेत्र में लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। कुछ हद तक टैरिफ संरक्षण था और वह सब खत्म होने जा रहा है। उस स्थिति में जो डोमेस्टिक कंपनीज को एक तरह से सरकारी प्रोटेक्शन मिल रहा था वह अब खत्म हो जाएगा और एक्सपोर्ट के लिहाज से वह ल्यूक्रेटिव अब नहीं रह जाएगा। क्या यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह उपयुक्त समय पर था? तो हाँ, यह कार्यक्रम भारत के लिए एक उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया था। चीन जो दशकों से दुनिया का कारखाना रहा था, बीजिंग की शून्य कोविड नीति के बीच उत्पादन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस स्थिति में भारत के लिए यह मोस्ट अपॉर्चुन टाइम था। क्या यह स्कीम वास्तव में कुछ हासिल कर भी पाया या नहीं? तो हाँ, हाल के वर्षों में भारत दवा और मोबाइल फोन उत्पादन में वैश्विक नेता अगर बन पाया है तो वह इसी स्कीम का परिणाम है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में लगभग $49 बिलियन के मोबाइल का उत्पादन किया गया है, जो 2020-21 से लगभग
क्वांटम जंप है 63% अधिक है। जहां एप्पल ने कम लागत वाले मॉडल के साथ यहां पर शुरुआत की थी, अब एप्पल जैसे उद्योग के नेता अब भारत में अपने सबसे नए और सबसे परिष्कृत सेलफोन का अगर आज निर्माण करती है तो वह इसी लाभकारी स्कीम का परिणाम है। इसी तरह दवा निर्यात एक दशक पहले की तुलना में अगर 2023-24 में लगभग यह दोगुना होकर 27.85 बिलियन डॉलर के पार चला गया है, यह भी इसी स्कीम के लाभार्थी होने के वजह से मुमकिन हो पाया है। आखिर इस योजना का रिपोर्ट कार्ड क्या है? जिन 8 फर्मों को सोलर में इस स्कीम के तहत इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि रिलायंस, अडानी और JSW जैसे ग्रुप शामिल थे, उन्होंने वास्तविकता में मोदी को लेट डाउन किया है। रिलायंस इकाई 2027 वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का केवल 50% ही पूरा कर पाएगी, जब सौर PLI योजना समाप्त हो जाएंगी। अडानी व्यवसाय ने सौर पैनल बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों का अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया है, जबकि JSW ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वहीं अगर हम इस्पात क्षेत्र की बात करें तो इस्पात क्षेत्र में निवेश और उत्पादन भी लक्ष्य से पीछे है। अदिनांकित कार्यक्रम व्यापी विश्लेषण के अनुसार PLI के लिए स्वीकृत 58 परियोजनाओं में से 14 को प्रगति की कमी के कारण वापस ले लिया गया या हटा दिया गया। इस तरीके से अगर हम इसके एक कंपोजिट व्यू को देखें तो यह कुल मिलाकर के अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रहा है, क्योंकि यह 37% ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया है। इस तरीके से भारत की कई कंपनियों ने इस तरह की योजना का उतने स्पीड से लाभ नहीं लिया जितना कि उसे लेना चाहिए था। और आज के दिन में ट्रंप के टैरिफ वॉर होने की वजह से मोदी जो है अपने फॉरेन रिजर्व को बचाना चाहती है और अकारण इतने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए खर्चा करने के मूड में अब नहीं दिखती हैं। वह अब सेलेक्टिव हो करके सेक्टर बाय सेक्टर कुछ नई स्कीम लेकर के आएगा। इस तरीके से जितने जॉब की अपेक्षा की गई थी वह लक्ष्य भी इस योजना ने हासिल नहीं किया है और विनिर्माण में 15% से घट करके 14% हो जाना इस योजना के प्रति इंडस्ट्रियलिस्ट के उदासीनता को भी दिखाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसके सारे पहलुओं को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। अगर अब यह कंटेंट अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।